नगर गांव के अंदर मटन बिरयानी का ठेला लगाया करता था। उसका ठेला अच्छा खासा चल जाया करता। रोज उसके ठेले पर 6-7 लोग मटन बिरयानी खाने के लिए आया करते। इसी तरह से उसके दिन गुजर रहे थे। एक दिन केशव ने अपने ठेले पर खड़े होकर खुद से कहा, रोज 6-7 ग्राहक मटन बिरयानी खाने के लिए आते हैं और उससे मेरा गुजारा हो जाता है, लेकिन ऐसा कब तक चल पाएगा? पिताजी अब आजकल बीमार रहते हैं और छोटे का खर्चा भी चलाना है। उसे पढ़ाई लिखाई नहीं करवाई तो वह क्या करेगा? केशव बेचारा ऐसे ही चिंता करके अपने घर पहुंचता है और उसकी बीबी रूपाली उसे इतनी चिंता में घर आते देखकर उससे पूछती है, क्या बात है जी, आप बहुत चिंता में नजर आ रहे हैं। लगता है काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। क्या बताऊं रूपाली, रोज 6-7 लोग बिरयानी खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जितनी भी कमाई होती है उससे तो बस पिताजी की दवाई और घर का खर्च का गुजारा ही हो पाता है। छोटे की पढ़ाई के बारे में मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा। तभी वहाँ केशव का छोटा भाई सुधीर आता है और कहता है, भैया, आप मेरी इतनी चिंता मत किया करो। मेरी पढ़ाई सब हो जाएगी। मैं तो सोच रहा हूँ कि आपके साथ बिरयानी की डिलीवरी करने का काम करने लग जाता हूँ। अरे यह सब कुछ मैं तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तेरी पढ़ाई बीच में रुके। मैं जानता हूँ कि अगले कुछ दिनों में तुझे शहर जाकर अपना कॉलेज में एडमिशन करवाना है। अगर तू कॉलेज में पढ़ाई कर लेगा तो हम लोगों की तो जिंदगी सुधर जाएगी। तेरे भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सुधीर, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी तेरे भैया के साथ उनकी बिरयानी की ठेले पर मदद करवा दूंगी, लेकिन हम तेरी पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। सुधीर को ये देखकर बहुत खुशी होती है कि उसकी भाभी और भैया उसे इतना ज्यादा प्यार करते थे और घर में बीमार पिता के होने के बाद भी उसकी पढ़ाई पर इतना ज्यादा ध्यान देते थे। अगले दिन केशव अपना ठेला लेकर गांव के बाजार में बिरयानी बेच रहा होता है। तभी एक ग्राहक उसके पास आकर बोलती है, भैया मटन बिरयानी कितने की है? जरा रेट बता दो, सही लगेगा तो 1 किलो खरीद लूंगी। बहन जी 150 रुपए किलो है। आप बताइए आपके लिए कितनी बांध दूं? बाप रे बाप, 150 रुपए तो बहुत महंगी है। कुछ ही दूरी पर एक नया बिरयानी वाला आया है, वो तो 110 रुपए की 1 किलो बेच रहा है। बहन जी आप ही एक बात बताइए, बिरयानी वैसे केशव भोला नगर गांव के अंदर मटन बिरयानी का ठेला लगाया करता था। उसका ठेला अच्छा खासा चल जाया करता। रोज उसके ठेले पर 6-7 लोग मटन बिरयानी खाने के लिए आया करते। इसी तरह से उसके दिन गुजर रहे थे। एक दिन केशव ने अपने ठेले पर खड़े होकर खुद से कहा, रोज 6-7 ग्राहक मटन बिरयानी खाने के लिए आते हैं और उससे मेरा गुजारा हो जाता है, लेकिन ऐसा कब तक चल पाएगा? पिताजी अब आजकल बीमार रहते हैं और छोटे का खर्चा भी चलाना है। उसे पढ़ाई लिखाई नहीं करवाई तो वह क्या करेगा? केशव बेचारा ऐसे ही चिंता करके अपने घर पहुंचता है और उसकी बीबी रूपाली उसे इतनी चिंता में घर आते देखकर उससे पूछती है, क्या बात है जी, आप बहुत चिंता में नजर आ रहे हैं। लगता है काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। क्या बताऊं रूपाली, रोज 6-7 लोग बिरयानी खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जितनी भी कमाई होती है उससे तो बस पिताजी की दवाई और घर का खर्च का गुजारा ही हो पाता है। छोटे की पढ़ाई के बारे में मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा। तभी वहाँ केशव का छोटा भाई सुधीर आता है और कहता है, भैया, आप मेरी इतनी चिंता मत किया करो। मेरी पढ़ाई सब हो जाएगी। मैं तो सोच रहा हूँ कि आपके साथ बिरयानी की डिलीवरी करने का काम करने लग जाता हूँ। अरे यह सब कुछ मैं तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तेरी पढ़ाई बीच में रुके। मैं जानता हूँ कि अगले कुछ दिनों में तुझे शहर जाकर अपना कॉलेज में एडमिशन करवाना है। अगर तू कॉलेज में पढ़ाई कर लेगा तो हम लोगों की तो जिंदगी सुधर जाएगी। तेरे भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सुधीर, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी तेरे भैया के साथ उनकी बिरयानी की ठेले पर मदद करवा दूंगी, लेकिन हम तेरी पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। सुधीर को ये देखकर बहुत खुशी होती है कि उसकी भाभी और भैया उसे इतना ज्यादा प्यार करते थे और घर में बीमार पिता के होने के बाद भी उसकी पढ़ाई पर इतना ज्यादा ध्यान देते थे। अगले दिन केशव अपना ठेला लेकर गांव के बाजार में बिरयानी बेच रहा होता है। तभी एक ग्राहक उसके पास आकर बोलती है, भैया मटन बिरयानी कितने की है? जरा रेट बता दो, सही लगेगा तो 1 किलो खरीद लूंगी। बहन जी 150 रुपए किलो है। आप बताइए आपके लिए कितनी बांध दूं? बाप रे बाप,
150 रुपए तो बहुत महंगी है। कुछ ही दूरी पर एक नया बिरयानी वाला आया है, वो तो 110 रुपए की 1 किलो बेच रहा है। बहन जी, आप ही एक बात बताइए, बिरयानी वैसे भी इतनी महंगी है, इतने सस्ते में कोई कैसे दे सकता है? जरूर वह कोई ना कोई घोटाला कर रहा होगा। भाई साहब, अगर वो घोटाला कर रहा होता ना तो उसका ठेला अब तक बंद हो चुका होता। गांव वाले भी कम समझदार नहीं है। केशव को भी इस बात से बहुत बुरा लगता है, क्योंकि औरत बिना बिरयानी लिए वहाँ से चली जाती है। एक दिन केशव जब ठेला लेकर घर की तरफ जा रहा था तो उसके मन में ख्याल आया। जरा मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर कौन है बिरयानी वाला जो 110 रुपए में 1 किलो बिरयानी बेच रहा है, जबकि मटन बिरयानी तो इतनी सस्ती हो ही नहीं सकती। केशव अब जब वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ एक पंकज नाम का आदमी मटन बिरयानी बेच रहा था। उसके पास खाने वालों की भीड़ लगी थी। ये देखकर केशव ने मन में कहा, इसके ठेले पर तो सच में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। इतने सारे लोग बिरयानी खाने के लिए कैसे आ रहे हैं? तभी आजकल मेरी कमाई और भी ज्यादा कम हो गई है। मुझे भी इसकी बिरयानी खा कर देखनी चाहिए कि इसकी बिरयानी में आखिर ऐसा कौन सा स्वाद है। केशव अब जैसे ही उसके पास जाता है तो पंकज उसे एक प्लेट बिरयानी लगाकर दे देता है, और जैसे ही वो आधा किलो बिरयानी खा कर देखता है तो अपने मन में कहता है, यह मटन बिरयानी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसमें तो मिलावट है। लेकिन अगर यह बात मैं इन सबको बताऊंगा तो यह सब लोग कभी भी मेरी बात सुनकर राजी नहीं होंगे। मुझे कुछ न कुछ ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे सब लोगों के सामने खुद ही पंकज का पर्दाफाश हो जाए कि वह मटन बिरयानी में मिलावट करके बेच रहा है। केशव उदास होकर घर आ जाता है। सब बात अपनी पत्नी को बताता है। वो कुछ दिनों में अब सुधीर को पढ़ने के लिए बाहर भेजने वाले थे। उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो अपना घर साहूकार के पास गिरवी रखकर सुधीर को पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं। तो वहीं रूपाली ने अब केशव से कहा, केशव, सुधीर को तो हमने बाहर पढ़ने के लिए किसी तरह भेज दिया, लेकिन जब से उस पंकज का ठेला गांव में लगा है तब से तो हमारा काम चलना बहुत कम हो गया है। तुम्हें इस बात का कोई ना कोई हल तो निकालना होगा। मुझे लगता है कि वह बिरयानी में मिलावट करता है, लेकिन मैं इस बात को साबित नहीं कर पा रहा। मैं ऐसा क्या करूं? मुझे पास ही के गांव में झाड़ू पोछे का काम मिला है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं वो काम करना चाहती हूँ, ताकि मैं भी तुम्हारी घर के खर्चे में थोड़ी मदद करवा सकूं। मैं तुम्हें इस घर में रानी बना कर लाया था, कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हें मेरी मदद करने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करना पड़ेगा। मुझे माफ कर देना। केशव ये बोलता है और उसके बाद ऐसे ही अपना ठेला लगाने लगता है। तो वहीं रूपाली भी एक दिन सुबह घर से केशव के जाने के बाद निकलती है और अपने मन में कहती है, माफ कर देना केशव, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती कि मैं पंकज के ठेले पर मटन बिरयानी का काम करने जा रही हूँ। ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, ताकि उस पंकज का पर्दाफाश हो सके और हमारा मटन बिरयानी का ठेला फिर से चल सके। रूपाली अब पंकज के ठेले पर जाती है और अपनी मीठी मीठी बातों से उसके ठेले पर काम करने के लिए जगह हासिल कर लेती है। एक दिन रूपाली बातों ही बातों में पंकज से पूछती है, साहब, मुझे समझ में नहीं आता, आप 110 की बिरयानी बेचते हो, जो कि बहुत ज्यादा सस्ती है। मटन बिरयानी 110 रुपए किलो नहीं हो सकती, फिर भी आपका ठेला इतना चलता क्यों है? आखिर अपनी मटन बिरयानी में आप किस चीज की मिलावट करते हैं? आपने मुझे झाड़ू पोछे और पैसों के हिसाब के लिए रखा है। अगर आप मुझे बिरयानी बनाना सिखा देंगे तो मैं भी ऐसी ही बिरयानी घर पर सस्ते में बना लिया करूंगी। यह बिरयानी घर पर बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि यह बिरयानी मिलावट की होती है। मैं रात के समय मांस खरीदने के लिए जाता हूँ और बीमारी से मरे हुए बकरे का मांस खरीद कर ले आता हूँ। फिर उसमें हल्की सी सोयाबीन का कीमा मिलाकर मैं ये बिरयानी बनाता हूँ, तभी तो 110 रुपए की बेच पाता हूँ मैं। पर इससे तो किसी भी ग्राहक की तबीयत खराब हो सकती है। आपको उन लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ये तो सरासर गलत है। अगर ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ होता है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे हाथ में सब कुछ तो नहीं हो सकता ना। मैं तो वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है, और तुम भी वही करो। अपने घर वालों के लिए अच्छे मटन का बिरयानी बनाओ और ग्राहकों के लिए इस वाले मटन की। रूपाली को अब सारा सच पता चल गया था। रूपाली घर जाते हुए खुद से कहती है, मुझे कुछ ना कुछ करके इसका सारा सच गांव वालों के सामने लाना होगा, वरना गांव वाले तो इसकी मटन बिरयानी खाकर बीमार पड़ जाएंगे और हमारा काम बंद हो जाएगा, वो अलग। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन रूपाली चिट्ठी लिखकर सुधीर को और उसके दोस्त को वापस गांव बुला लेती है, जो कि भेस बदलकर
फूड इंस्पेक्टर और जिला इंस्पेक्टर बनकर जाती हैं। पंकज उनके सामने अच्छी वाली बिरयानी का सैंपल रखता है। इंस्पेक्टर साहब, आप इस सैंपल को ले जाइए, इसमें कोई भी कमी नहीं हो सकती। मैं अपने ग्राहकों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता हूँ। हाँ, मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ और जब तक मैं सैंपल की जांच नहीं कर देता तब तक तुम यहाँ पर कोई भी ठेला नहीं लगा सकते। पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि तुम अपनी बिरयानी में मिलाते क्या हो जो ये इतनी सस्ती है। तभी वहाँ पर काम कर रही रूपाली अचानक से आकर बोल पड़ती है, साहब मैं इसके यहाँ 1 महीने से काम कर रही हूँ। अगर ये सच नहीं बोलेगा तो मैं बता देती हूँ। ये अपनी बिरयानी के अंदर खराब मांस का इस्तेमाल करता है और सोयाबीन का कीमा भी मिलाता है और सारे मसाले भी सस्ते क्वालिटी के इस्तेमाल करता है। ये लीजिए इसका असली सैंपल, आप मेरा बयान लिख लो और इसे अरेस्ट कर लो। अरे ये तू क्या बोल रही है? मेरी थाली में खाकर मेरी थाली में छेद करने चली है। चली जा यहाँ से, मैं तेरी जान ले लूंगा अगर तूने कुछ भी बोला तो। देखिए मिस्टर पंकज, अगर आप सच बता देंगे तो हम थोड़ी बहुत रिश्वत लेकर आपको छोड़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। पंकज को लगता है कि सुधीर जो कि झूठा पुलिस इंस्पेक्टर बनकर आया था, वो भी फूड इंस्पेक्टर के साथ, वो असली है और वो रिश्वत लेकर पंकज की जान छोड़ सकता है और पंकज उसे रिश्वत देने लगता है। तभी उसके कुछ और छुपे हुए दोस्त उसकी वीडियो बना लेते हैं और उसे वायरल कर देते हैं। तभी असली पुलिस जाकर पंकज को अरेस्ट कर लेती है। मैंने ही इन लोगों से यह कहा था कि आपके खिलाफ कोई सबूत ला कर दे, क्योंकि गांव वालों को आपकी बिरयानी बहुत पसंद थी। इन लोगों ने नाटक किया और सबूत इकट्ठा किया, पर मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे ठेले वाले का पर्दाफाश हो चुका है। पंकज जी, अब पुलिस स्टेशन जाकर जेल में बैठे हुए कैदियों के लिए बिरयानी बनाना। मुझे फंसाया गया है, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे लगा था ये मामला रिश्वत देकर टल जाएगा। हर मामला रिश्वत देकर नहीं चलता है। जहाँ किसी की जान और स्वास्थ्य की बात आती है वहाँ सरकार भी किसी की नहीं सुनती है। आपको अरेस्ट किया जाता है और आज के बाद इस गांव में आपका अपना ठेला भी कभी नहीं लग पाएगा। पुलिस इस तरह पंकज को अरेस्ट करके ले जाती है और धीरे धीरे ये बात केशव को पता चलती है। वो रूपाली और सुधीर का शुक्रिया अदा करता है। रूपाली, सुधीर, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम दोनों की वजह से मेरा ठेला फिर से चलने लग जाएगा और मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम दोनों ना होते तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या करता। धीरे धीरे जैसे ही पंकज का ठेला बंद हो जाता है, फिर से केशव का ठेला अच्छे से चलने लगता है। उसकी मटन बिरयानी अब 200 रुपए किलो की बिकने लगती है, लेकिन हर कोई जानता था कि उसकी मटन बिरयानी में किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। इसीलिए हर कोई दूर दूर से उसकी मटन बिरयानी खाने के लिए आने लगता है। सुधीर मोहन नगर गाँव के अंदर दाल कचौरी का ठेला चलाया करता था। उसका दाल कचौड़ी का ठेला बहुत अच्छा चलता था और दूर दूर से लोग उसकी दाल कचौड़ी खाने के लिए आया करते थे। एक दिन सुधीर अपने ठेले पर परेशान खड़ा हुआ था। ना जाने आज क्या हो गया है, किसका मुंह देखकर ठेले पर आया हूँ, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। सुधीर बहुत परेशान हो जाता है और अपना ठेला लेकर घर चला आता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कुछ दिनों से सुधीर के ठेले पर लोग दाल कचौड़ी खाने के लिए नहीं आ रहे थे। तभी एक दिन वो अपने बगल में छोले समोसे का ठेला लगाने वाले रामू से पूछता है, रामू भाई, क्या हो गया है ग्राहकों को आजकल? दाल कचौड़ी खाने के लिए आते ही नहीं है और मैंने भी देखा है कि आप भी बस छोले समोसे का ठेला लगाकर खड़े हो जाते हैं और कोई आपके छोले समोसे खाने भी नहीं आ रहा है। रामू ये बात सुनने के बाद दुविधा में आ जाता है और कहता है, क्या बताऊं सुधीर भाई, यह बात तो पूरा गांव जानता है। गांव के अंदर किसी शहरी आदमी केशव ने एक रेस्टोरेंट खोला है और वह वहां पर एसी के अंदर छोले समोसे, दाल कचौरी, पाव भाजी सब कुछ खिला रहा है। अब इतनी गर्मी में लोगों को एसी की ठंडी हवा में खाना खाने को मिलेगा तो कौन गर्मी में इन ठेलों पर अगर खाना खाएगा? यह तो बहुत गलत बात है। उस रेस्टोरेंट ने हम सबके पेट पर लात मार दी। ऐसे तो हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। हमें इसके लिए कुछ तो करना चाहिए। हम क्या ही कर सकते हैं सुधीर भाई, जमींदार का पुराना दोस्त है वह केशव, कमाने के लिए शहर चला गया था और 2 गुना कमा कर आया है, तभी उसने रेस्टोरेंट डाला है। क्या करें अब हम? कई गरीब परिवारों का खर्चा जो ठेला लगाकर